जी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक कंपनी है कोहिनूर टेक्सटाइल मिल पिंडी में। तो ज़रा कोहिनूर टेक्सटाइल मिल चलते हैं वहाँ तो अगर आप कोहिनूर जाएं तो ये पिंडी में है। तो फ़र्ज़ करें इतना हिस्सा फैक्ट्री के लिए मुख्तस है, यानी मेन जो है वो ज़्यादा जगह किसने ली हुई है? फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होती है? वो जगह जहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो व्हाट इज फैक्ट्री? फैक्ट्री मीन प्रोडक्शन एरिया। ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें साथ ही आपके फ़र्ज़ करें इतनी सी जगह जो है ये उनका आउटलेट है, यानी जहाँ पर वो अपनी चीज़ें बेचते हैं, और बाकी ये जो है ये इनका हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस में उनका अकाउंट्स का ऑफिस है, ऑडिट का ऑफिस है, आईटी है, एचआर है, एंड सो ऑन सो ऑन। एग्रीड? तो फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी, इनको कल हमने एक नाम दिया था। क्या दिया था? प्रोडक्शन कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, नोट करते जाए। याद है हमने कल पढ़ा था प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, और एक और नाम भी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये भी नोट कर ले। फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया? वालेकुम अस्सलाम। तो कल हमने ये बात यहीं ख़त्म की थी, कल से ही शुरू कर रहे हैं। ये एक बेटा फैक्ट्री है कोहिनूर टेक्सटाइल मिल, पिंडी में ही है। ठीक है, सदर इसमें गोलड़ मोड़ की तरफ साइड पे। तो अगर आप जाएं तो उसका जो ज़्यादा एरिया है ना, वो किसके पास है? फैक्ट्री के पास है। और कुछ एरिया उनका आउटलेट का है। आउटलेट का मतलब है जहाँ चीज़ें बना के वो बेचते हैं। और फिर कुछ एरिया उनका हेड ऑफिस के पास है। हेड ऑफिस वो जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के उनके दफ्तर है, जैसे अकाउंट्स है, ऑडिट है, आईटी है, एचआर है। अच्छा, तो जितनी कॉस्ट यहाँ हो रही है सारी क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। और जितनी कॉस्ट यहाँ हो रही है सारी, इन दोनों को मिलाकर एक ही नाम दिया जाता है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी ये जो सेलिंग और मार्केटिंग है, ये प्रोडक्शन तो नहीं है ना, और ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। इसको क्या कहते हैं? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं सेलिंग, आप ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, फिर इसको सेलिंग कॉस्ट कह लें। और ये एडमिन कॉस्ट है, कल हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो। नॉन प्रोडक्शन में दो कॉस्ट मेजर आती हैं। कौन कौन सी? सेलिंग और दूसरी एडमिन कॉस्ट। और इन दोनों का कलेक्टिव नाम क्या है? नॉन प्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब ज़रा हम फैक्ट्री चलते हैं। जब हम फैक्ट्री में जाएंगे तो फ़र्ज़ करें ये शर्ट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शर्ट्स। तो शर्ट के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा? कपड़ा मेन। अच्छा, तो ऐसा मटेरियल जो सिग्निफिकेंट हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। क्या मतलब? यानी मेन रॉ मटेरियल हो जिस पे ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर दो तीन तरीके हैं इसको बताने के। मैंने ये शर्ट पहनी है या कमीज़ पहनी है, इसमें बटन भी है, धागा भी है।
ये मेन है या कपड़े का खर्चा ज़्यादा है? तो कपड़े का खर्चा जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। डायरेक्ट का मतलब है मेन मटेरियल या सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। समझ आ रही? सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, यानी अगर शर्ट है तो उसमें ज्यादा खर्चा किसका है? धागे का नहीं, किसका ज्यादा खर्च है? कपड़े का। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो फैक्ट्री के अंदर पहला खर्चा कौन सा होगा? डायरेक्ट मटेरियल। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? अब जैसे ये डाइस बन रहा है, इस डाइस में मेन जो मटेरियल होगा वो कौन सा है? लकड़ी। अब इसको तोड़ के देखें तो कीले भी लगी होंगी, ग्लू भी लगा होगा, वो मेन नहीं है, वो मेन जो है वो लकड़ी है। तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद जो है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल का क्या लिखा जरा बताएं मुझे? सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर। देखो फैक्ट्री में अगर हम जाएं, प्लीज बेटा अटेंटिव रहें, उधर क्या देख रहे हैं? अगर हम फैक्ट्री में जाएं तो आपको बहुत सारे मजदूर मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्ट शर्ट्स बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। यानी अगर हम आम कोई छोटी सी दुकान समझ लें तो समझ लें दर्जी, टेलर। ठीक है, जो रॉ मटेरियल को शर्ट्स में कन्वर्ट, यानी कपड़े को शर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? या तो उसको काट रहे होंगे या उसको सी रहे होंगे। ये जो दो काम कर रहे होंगे वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर, यानी जो उनको पैसे हम देते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, कुछ ऐसे मजदूर होंगे या कुछ ऐसी लेबर होगी जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होगी। मिसाल के तौर पर वहाँ स्वीपर हो सकते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, अगर बड़ी फैक्ट्री है इतनी बड़ी, वहाँ प्लम्बर होंगे, वहाँ इन जितने लोग काम करें इनका कोई सुपरवाइज़र या कोई मैनेजर होगा, वो भी सारे के सारे लेबर हैं, लेकिन वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट लेबर। क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। समझ आ गई? तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर समझ आ गई क्या है? जी बेटा आप बताइए डायरेक्ट लेबर क्या होती है? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में। ठीक है, और इनडायरेक्ट लेबर क्या होगी? जो फैक्ट्री उसको छोड़ के बाकी जो लेबर है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट लेबर। जैसे गार्ड्स होंगे, गार्ड्स शर्ट्स तो नहीं बना रहे ना, स्वीपर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, और हो सकता है इतनी बड़ी कंपनी है उसके अंदर, और बल्कि है कैंटीन भी है उस फैक्ट्री के अंदर। अब कैंटीन में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी लेबर है, लेकिन वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट लेबर। बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, तीसरी जो कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। एक डायरेक्ट लेबर है और एक डायरेक्ट मटेरियल है, और तीसरी कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये क्या होते हैं हम बताते हैं। एक तो मेन मटेरियल है डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। वो क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल वो किस में आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड होता क्या पहले ये समझ लें। ठहरे जी, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको लिखें इसकी डेफिनेशन, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस या कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। यानी अगर हम एक फैक्ट्री में जाएं तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी हो रहा होगा वो सारे का सारा क्या कहलाएगा? FOH कहलाएगा। इसको FOH कहते हैं, POH कहते हैं और MOH भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। समझ आ गई? ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस या कॉस्ट अदर देन
डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। क्लियर है? अब आप मुझे बताइएगा इसके अंदर क्या क्या आएगा, FOH के अंदर कोई मेन हम लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो जो छोटा मोटा मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि डायरेक्ट लेबर तो अलग से आ गए। अच्छा, फैक्ट्री अगर रेंट पे है तो फैक्ट्री का रेंट, ठीक है। प्लांट वहां लगा होगा, उसकी डेप्रिसिएशन। अच्छा, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, गुड, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस कौन से? फैक्ट्री के अंदर अंदर। समझ आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कौन से? फैक्ट्री के अंदर अंदर। क्लियर है? अच्छा, इधर देखो, ये आउटलेट है ना, यहां भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, लेकिन ये जो खर्चा होगा ये कहलाएगा सेलिंग कॉस्ट। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है। और यहां भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, सादर उसके बगैर तो नहीं बैठे होंगे, ये क्या कहलाएगा? एडमिन कॉस्ट। क्लियर है? और यहां जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी वो क्या कहलाएगा? FOH। कंजम्पशन कॉस्ट क्या होती? इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन हो रही है, हाँ, कॉस्ट पर यूनिट हो। हाँ, फिर क्या करना है? फिर किसमें है? कॉस्ट पर यूनिट हो। यस, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट, लाइक हाँ, हर यूनिट पे 20 रुपए की हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। हाँ, फिर किसमें? तो यूनिट कहाँ बन रहा है? फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का खर्चा है। यूनिट यहाँ तो नहीं बन रहा ना, यूनिट कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, वो FOH का पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो, अगर फर्ज करें हम जो है, यहाँ भी तो बिल्डिंग होगी ना, ऐसे बाहर तो नहीं बैठे होंगे लोग, बिल्डिंग में बैठे होंगे ना, उनकी अगर फर्ज करें इंश्योरेंस हुई हो तो वो कौन सा एक्सपेंस होगा? वो सेलिंग होगा। और अगर बिल्डिंग इंश्योरेंस यहाँ पे होगी तो वो क्या होगा? एडमिन का एक्सपेंस। क्लियर है? और अगर इधर बिल्डिंग की इंश्योरेंस होगी तो वो क्या कहलाएगी? FOH। तो क्लियर है यहाँ तक? सो ऑल फैक्ट्री कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। यहां तक सबको समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं। अगर डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट में, यानी जो कपड़ा है, फर्ज करें वो 2 मीटर्स यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं? 2 मीटर्स, और 1 मीटर का रेट है 400, तो एक यूनिट में कितना कपड़ा आएगा? 800। ठीक है, सॉरी, एक शर्ट में कितना लगेगा? 800 रुपीज का अज्यूम कर रहे हैं। और इसी तरह डायरेक्ट लेबर, यानी एक शर्ट बनाने के लिए लेबर के 3 आवर्स चाहिए और रेट वो चार्ज करते हैं हमसे 200 रुपये, तो ये कितने हो गए? 600। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 1400 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम एक नाम देते हैं, शायद आपको पहले बताया हुआ, प्राइम कॉस्ट। गुड, क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम का क्या मतलब होता है? मेजर। तो लिख लें डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। तो इसमें 1400 क्या है? प्राइम कॉस्ट है। तो अब प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। ठीक है, प्राइम का क्या मतलब होता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, मेजर मिनिस्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेजर या अहम मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसलिए उसको इसी तरह से जो मेजर कॉस्ट है वो क्या है? रॉ मटेरियल और लेबर की, तो इसलिए इसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, एक और टर्म है, अगर हम डायरेक्ट लेबर और प्लस FOH को ऐड कर लें तो इसको क्या बोलते हैं? गुड, कन्वर्जन कॉस्ट। क्यों? कि ये कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये यानी कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट लेबर और FOH। जो कपड़ा है, क्लॉथ है, वो कपड़ा ही है, उस पर लेबर काम करेगी और
फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होंगे तो फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ हम इसमें सीख लेते हैं। देखें, जैसे इनके साथ है डायरेक्ट मटेरियल और ये क्या है, डायरेक्ट लेबर, तो ये दोनों मिलाकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्टली इनकर हो रहे हैं। अच्छा, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट। क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट फैक्ट्री। ये क्या है? ये भी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो नहीं है, ये भी इनडायरेक्ट है। तो इसको भी हम सेलिंग कॉस्ट की बजाय सेलिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स। और ये एडमिन ओवरहेड्स भी कहलाए जा सकते हैं। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फर्क होता है जी? जो मेजर है वो डायरेक्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। मिसाल के तौर पर शाबाश, एग्जांपल। तो जैसे आपने कपड़े डाले होते हैं, आपके कपड़ों की जो कॉस्ट है हाँ, वो डायरेक्टली हो सकती है, ठीक। बटन की कॉस्ट नहीं। जी देखिए, ऐसी कॉस्ट जो किसी एक प्रोडक्ट के साथ समझ लें कि एक्सक्लूसिव हो, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो शेयर्ड होती हैं। तो जो शेयर्ड होती हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं। शेयर्ड का क्या मतलब है? जैसे एक मैंने ये कमीज पहनी हुई है, तो इस शर्ट पे कितना कपड़ा लगेगा बड़े आसानी से पता किया जा सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट पे ट्रेस की जा सकती है। समझ आ गई? अच्छा, अब जब आप देखें, और ये एक्सक्लूसिव है, यानी एक शर्ट पे अलग से कपड़ा लगेगा, जबकि ये जो फैक्ट्री रेंट है ये एक शर्ट का नहीं है, बल्कि जितनी भी शर्ट्स बन रही हैं सबका एक इकट्ठा है, शेयर्ड है, कॉमन है। तो जो कॉमन खर्चे होते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और हो सकता है कि कंपनी शर्ट्स के साथ साथ पैंट्स भी बना रही हो और भी प्रोडक्ट बना रही हो, तो सबका मुश्तरका खर्चा होगा। तो बहुत आसान, अगर मुश्तरका खर्चा हो, कॉमन कॉस्ट हो, तो उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जी अगर कोई रॉ मटेरियल यूज करें प्रोडक्ट्स के अंदर, हाँ, वो भी डायरेक्ट होगा? नहीं, वो तो अगर तो डायरेक्ट मटेरियल है, मेन है, तो डायरेक्ट होगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो फिर यहाँ आ जाएगा। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है? जैसे फैक्ट्री रेंट है, अब फैक्ट्री तो एक ही है, जितनी भी शर्ट्स बन रही हैं, जितनी भी हो सकता है और प्रोडक्ट बन रही हो, पेंट्स भी बन रही हो, तो वो सबका कॉमन खर्चा है। तो वो कॉमन खर्चा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इज इट क्लियर? अच्छी तरह से यहाँ पे सेल्स का मैनेजर है, वो सैलरी ले रहा है, तो अगर आपकी 4 प्रोडक्ट्स हैं तो वो चारों को बेचने के लिए ले रहा है, एक के लिए नहीं ले रहा। तो अगेन सब प्रोडक्ट का कॉमन खर्चा है। तो बहुत आसान है इनडायरेक्ट को डिफाइन करना, कि जो खर्चा कॉमन खर्चा हो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा, एक्सक्लूसिवली ना हो। एग्रीड? ओके, क्लियर हो गया जी? तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी समझ आ गई। डायरेक्ट क्या होती है? जो एक्सक्लूसिवली एक प्रोडक्ट के लिए होती है, और इनडायरेक्ट क्या होती है? जो शेयर्ड होती है। एग्रीड? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है ना। डायरेक्ट वो बता रहा हूँ, एक्सपेंस का क्लियर करना है उसका। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर में जो मिला के जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस। वो डायरेक्ट भी कह सकते हैं आप उसको, दोनों को डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन उसका एक और नाम है जिसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो वैसे अगर हम ये कहें कि ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, और बाकी सारा कुछ इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इनडायरेक्ट के 2 हिस्से बन गए। एक इनडायरेक्ट वो हैं जो फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो बनने के बाद उस चीज को बेचने में और कंपनी को रन करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। एग्रीड? मेन खर्चा तो शर्ट बनाने में जो है वो क्या है? वो कपड़ा और टेलर है। तो ये तो मेन डायरेक्ट हो गए। फिर इनडायरेक्ट की आगे फैक्ट्री के अंदर भी इनडायरेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे भी इनडायरेक्ट, ये दोनों इनडायरेक्ट ही है, क्योंकि बनाने में तो इन्वॉल्व नहीं है ना, बेचने में इन्वॉल्व है, कंपनी को रन करने में इन्वॉल्व। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है? जी, आप सेकंड स्टूडेंट बेटा बताइए, ये प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट जो मटेरियल। गुड। FOH क्या होता है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का जो भी आदमी होता है। FOH फैक्ट्री ओवरहेड।
हम प्रोडक्ट के लिहाज से देख रहे हैं, ठीक है। इसको देखने के 2-3 अंदाज होते हैं, अभी मैं मुश्किल नहीं करना चाह रहा चीज़ों को। हम एक प्रोडक्ट के लिहाज से देख रहे हैं, कोई चीज़ है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। कुछ और तरीका होता है कि हम कॉस्ट सेंटर देख लें, वो आगे की बात है, फिलहाल ये समझ गया, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गई? अच्छा, अब मैं ज़रा एक्सपेंस लेता हूँ, आप मुझे नाम बताएंगे वो किस कैटेगरी में आएगा। रेंट ऑफ मार्केटिंग बिल्डिंग, मार्केटिंग या सेलिंग ओवरहेड में आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, FOH, ठीक है। सैलरीज पेड टू सुपरवाइजर, फैक्ट्री ओवरहेड, सैलरीज पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर, वो इधर आएगा, एग्रीड, वो FOH के अंदर आएगा, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन फैक्ट्री, तो फैक्ट्री क्या होगा। और अगर लाइटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, ये भी FOH होगा। लाइटिंग एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस, तो वो एडमिन कॉस्ट का हिस्सा, एग्रीड, ओके। तो जी, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसका हिस्सा होती है सेलिंग कॉस्ट का, फाइनेंस कॉस्ट अलग से होती है, वो ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं होता, वो इसमें कहीं नहीं आई, ठीक है। वो फाइनेंस कॉस्ट होती क्या है भाई दी, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस सादे लफ्जों में इतनी मुश्किल क्यों कर रहे हो, इंटरेस्ट को कहते हैं ना फाइनेंस कॉस्ट। तो इंटरेस्ट होता है, एक कंपनी के पास अगर अपने पैसे हो तो उसको यूनिट बनाने के लिए इंटरेस्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ कहीं नहीं डिस्कस हुआ। अगर एक कंपनी को ऑर्डर मिलता है उसके पास पैसे नहीं है, वो पहले लेती है और देन बनाती है। चलो हम आगे चल के बढ़ेंगे, हम चीज़ों को मुश्किल नहीं करना चाह रहे, ठीक है, हम चीज़ों को बड़ा आसान रखना चाह रहे हैं, क्लियर है। अभी पहली दूसरी क्लासेस हैं तो चीज़ों को आसान रखते हैं, फिर आगे चल के बताएंगे, चीज़ों को मुश्किल नहीं करते। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है, और वो है चैप्टर नंबर 3। बुक्स है आपके पास? कौन सा चैप्टर है जी? चैप्टर 3, ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था मेरे ख्याल में, हाँ, ओवरहेड्स। अच्छा जी, अब हम ज़रा फैक्ट्री में जाते हैं और उसको ज़रा डिटेल से, अब सिर्फ हम फैक्ट्री को देखेंगे। ये फैक्ट्री है हमारी, ठीक है। इस फैक्ट्री के अंदर कभी भी आप जाएं किसी भी फैक्ट्री में, तो उसके अंदर भी डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सीमेंट का प्लांट देखें, खाद का प्लांट देखें, तो वो काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, तो उसके अंदर भी डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फैक्ट्री के अंदर की बात हो रही है, उसमें 2 मेजर किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, और एक होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट क्या होंगे? जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट।
मिसाल के तौर पर ये जो हमने अभी बात की कोहिनूर की, तो वहाँ क्या बन रही है, शर्ट्स बन रही हैं। फर्ज करते हैं, हम कहते हैं कि जी वहाँ 2 डिपार्टमेंट हैं, पहला है कटिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है स्टिचिंग। सॉरी अगर कोई स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, वो कंप्यूटर यूज़ कर करके जो है। तो पहला क्या डिपार्टमेंट है, कटिंग, और दूसरा कौन सा है, स्टिचिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो एक्सपर्ट हैं कपड़े को काटने के, वो काट के आगे भिजवा देते हैं। जो अगला डिपार्टमेंट है वो बेसिकली उसको सीता है, स्टिच करता है। तो ये फैक्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, तो ये दोनों प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो इनको क्या कहेंगे, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर यहाँ आप जाएंगे तो हो सकता है फैक्ट्री के अंदर एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो। इसका काम फैक्ट्री के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको, अगर मशीन उनकी ठीक ख़राब हो जाती है तो उनको मेंटेन करना, उनको ठीक करना। इसी तरह से कैंटीन डिपार्टमेंट हो सकता है। समझ आ गई? अब ये डिपार्टमेंट कुछ यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। इनका काम इन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? तो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोड्यूसिंग एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। क्लियर है यहां तक? अच्छा, फर्ज करें हम इसको यहां से ले लेते हैं। ठीक है, यानी M फॉर मेंटेनेंस और दूसरा C फॉर, या पूरा कैंटीन लिख लेते हैं। तो हमारे 4 डिपार्टमेंट्स बन गए एक फैक्ट्री के अंदर। क्लियर है सबको? अच्छा, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो इनके डायरेक्ट होंगे, यानी हर एक का अपना अपना खर्चा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक सुपरवाइजर कटिंग में है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है, तो मैनेजर समझ लो, सुपरवाइजर, उसकी सैलरी है 50,000, इसकी है 60,000, और इसकी सैलरी है सपोज 40,000, और इसकी सैलरी है 30,000। समझ आएगी? ये हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना खर्चा है, इसमें शेयर्ड नहीं है। समझ आ गई? तो मैंने इनडायरेक्ट लेबर लिखी, और मैनेजर, हर एक का मैनेजर होगा ना, वो सैलरी ले रहा है, तो उसकी जो सैलरी है वो हर एक की अलग अलग है, ये शेयर्ड नहीं है। क्लियर? अगर हम हर डिपार्टमेंट के अपने कॉस्ट या एक्सपेंसेस उसको चार्ज कर लें, तो इसको हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? क्लियर? अच्छा, अब जो फैक्ट्री है, बिल्डिंग तो एक ही है, तो फर्ज करें आपने इसको रेंट पे लिया हुआ है, और इसका रेंट है 3 लाख रुपए पूरी फैक्ट्री का। अब बताइए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि, यानी ये इसका, सॉरी, ये डिपार्टमेंट का एक्सक्लूसिव तो नहीं है, ये शेयर्ड है। यानी हर डिपार्टमेंट इससे फायदा उठा रहा है। ये 3 लाख किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि सारे डिपार्टमेंट का मिलकर है। समझ आ रही? अगर फर्ज करें मुझे एरिया बता दिया जाए, तो फर्ज करें हम कहते हैं ये जो एरिया है 40% यूज करता है, ये 20%, ठीक है, और ये 30%, और ये 10%। तो क्या हम इस रेंट को डिवाइड कर सकते हैं? आप जरा बताइएगा कि कितना कितना आएगा, आप बताएं जरा। 3 लाख का 40% एरिया यूज कर रहा है पहला डिपार्टमेंट, तो 1,20,000, 60,000, 90,000 और 30,000 ऐड करें, 3 लाख पूरा हो गया।
तो कोई ऐसा खर्चा होगा जो कि शेयर्ड होगा सबका, उसको हर डिपार्टमेंट में तकसीम कर देना, इसको कहलाता है, ये कहलाता है अपॉर्शनमेंट। क्या कहलाएगा? अपॉर्शनमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं अपॉर्शनमेंट होगा क्या, तो इसको कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे या बताएंगे कैसे? यानी डिवाइडिंग द एक्सपेंस, राइट। अच्छा, इसमें कोई तकसीम नहीं है, यानी ये आपने सर्विस डिपार्टमेंट में भी तकसीम करना है और प्रोड्यूसिंग को भी देना है। अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि आप जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोड्यूसिंग है चाहे वो सर्विसेज है, उनमें इसको तकसीम कर। अपॉर्शन का क्या मतलब होता है? पोर्शन का क्या मतलब होता है कि खास हिस्सा, अपॉर्शन उससे, अपॉर्शन का मतलब है तकसीम कर दे। एग्रीड? अच्छा, यहां तक समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये देखें, यहाँ 90,000 हो रहा है, यहाँ 30,000 हो रहा है, और ऊपर भी 40 और 30 इसके है ना। तो अगर हम इसको ऐड कर लें थोड़ी देर के लिए तो कितने बनेंगे? 130, और इधर कितने बनेंगे? 60,000। क्या सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर यूनिट्स बन रहे हैं? नहीं। यूनिट्स कहाँ बन रहे हैं? तो हम क्या करेंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट ये क्यों वजूद में आते हैं? ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किसको? प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को, जहां प्रोडक्शन हो रही होती है। तो हम इन खर्चों को डिवाइड कर देंगे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में। मेरी बात समझ आ गई? और इसको हम क्या कहते हैं? रीअपॉर्शनमेंट। क्या कहलाएगा? रीअपॉर्शनमेंट। लिख लें, रीअपॉर्शनमेंट क्या है? डिवाइडिंग दी सर्विसेज कॉस्ट अमंग, या बिटवीन, दो होंगे तो बिटवीन द, अमंग प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, या चार्जिंग सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। चार्जिंग, ये बुक में वहाँ डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ ताकि कल को आप नोट्स देखें तो आपको समझ आए। चार्जिंग यानी चार्ज करना सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम बड़ा आसान कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, बेटा क्लियर है, आपको समझ आ गई? ये दोनों डिपार्टमेंट 50-50% सर्विसेज दे रहे हैं। क्या मतलब? यानी ये जो कटिंग डिपार्टमेंट है, इसको सर्विसेज दे रहा है कौन सा? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और कौन सा दे रहा है? कैंटीन। तो हम बहुत आसान कर लेते हैं कि ये 50-50% सर्विस, 50% इसको देते हैं और 50% इसको देते हैं। तो इसको हम तकसीम कर सकते हैं। तो 130,000 है मेंटेनेंस का, 50% इसको और 50% इसको, 65। और यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देंगे, यानी यहाँ 0 आ जाएगा। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है हमने ऐसा क्यों किया? सोचे, ये हमने यहाँ से इसको ख़त्म करके इधर क्यों लिखा? प्रॉफिट्स जी, हमने इधर ख़त्म करके इधर क्यों लिखा है इनको? देखें, फॉर एग्जांपल यूनिट कॉस्ट की बात हुई, एक कॉस्ट यानी यूनिट पे कितना खर्च आ रहा है शर्ट पे। तो फर्ज करें वो शर्ट्स कहाँ बन रही हैं? इधर बन रही हैं। तो हम क्या करेंगे? तमाम को जमा करेंगे और फिर जितने भी यूनिट्स बने होंगे उस पर डिवाइड कर लेंगे, तो वो कॉस्ट इधर आ जाएगी। इधर तो यूनिट्स ही नहीं है, तो फिर किस पे डिवाइड करेंगे? मेरी बात समझ आ रही है? और ये वाला खर्चा भी अल्टीमेटली किधर ट्रांसफर होगा? इधर होगा। जो भी कॉस्ट होगी वो यूनिट के अंदर शामिल की जाएगी, चाहे वो सर्विस की हो चाहे वो प्रोड्यूसिंग की हो। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। बात समझ आइए? यानी ये जो 1,30,000 है ये भी यूनिट कॉस्ट के अंदर शामिल होने चाहिए, लेकिन यूनिट तो यहाँ बन ही नहीं रहे, तो इसलिए फिर हम उसको उठाकर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में लेंगे। और इसको क्या कहते हैं? रीअपॉर्शनमेंट। तो हमने पहला स्टेप होता है एलोकेशन, दूसरा स्टेप है अपॉर्शनमेंट और तीसरा स्टेप है रीअपॉर्शनमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये हमने बाकायदा जो है ना इसी सीक्वेंस के साथ
ये जो क्वेश्चन करेंगे वो यही होगा। पहला एलोकेशन होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, अपॉर्शनमेंट, फिर रीअपॉर्शनमेंट, और आखिर में होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एब्जॉर्प्शन जमा नहीं, एब्जॉर्ब, एग्जैक्टली एब्जॉर्ब कहते हैं जज्ब करने को। तो एक यूनिट कितनी कॉस्ट जज्ब कर रहा है, यानी एक यूनिट के अंदर कितनी कॉस्ट शामिल कर रहे हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा फर्ज करो इनको ऐड करो, कितने बनते हैं 50। अच्छा एक खर्चा रह गया 60,000, ये भी अज्यूम कर लेते हैं 50-50 हुआ। ठीक है, आसान कर लेते हैं, 30,000 और 30,000, तो टोटल ये खर्चे हुए हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं, FOH की। यहाँ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन है बुक में जिसमें उसके ऊपर लिखा होगा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, तो हमें पता होना चाहिए कि FOH का हिस्सा नहीं है, तो उसको इसमें शामिल, ये जो एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन हो रही है, किसकी हो रही है, ये FOH की हो रही है। किसकी हो रही है? अगर यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मटेरियल दे दे, डायरेक्ट लेबर दे दे, तो इसके अंदर इसको हम ऐड नहीं करेंगे बुक में, या आगे आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें उसने डाला होगा तो हम उसको निकाल देंगे। एग्रीड? क्लियर है? अच्छा अब फर्ज करें कितने हो गए, इसको ऐड करें 170 265, आपकी बात मान लेते जी। ठीक है, और इधर कितने हो गए 215। ठीक है जी, तो फर्ज करें हमारे पास जो है वो 1000 शर्ट्स, कटिंग भी 1000 शर्ट्स पे होंगी और साथ स्टिचिंग भी 1000 की होगी, वही शर्ट आगे जा रही होंगी ना, तो 1000 यहाँ हुई, तो 265 पर यूनिट हमारा खर्चा है कटिंग का, पहले डिपार्टमेंट का। बेटा समझ आ रही है? और इसी तरह से अगर हम इसको ऐड करें तो 215 रुपये हमारा खर्चा है उसको स्टिच करने का, और मुकम्मल यूनिट का खर्चा इन दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, ऐड करें 480। तो FOH एक यूनिट पे 480 आया, ये है अब्जॉर्प्शन, यानी एक यूनिट को हम 480 रुपये अब्जॉर्ब करेंगे, शामिल करेंगे, और यही हमने करना था जिसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक समझ आ गई बात? क्लियर है? क्योंकि FOH में बेशुमार आइटम्स होते हैं, बेशुमार खर्चे होते हैं, तो उनकी हैंडलिंग ज़रा मुश्किल होती है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वो बड़ा आसान होता है। इज इट क्लियर? तो हम अब अगला स्टेप होगा यूनिट कॉस्ट मालूम करना। यूनिट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल हमें पता होता है, वो बड़े आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें 2 मीटर है और 1 मीटर का खर्चा 400 है, तो हमने कहा 800